डियर स्टूडेंट्स, आपका इकोनॉमिक्स का आर्ट्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए जो है आए थे और उनका क्या सॉल्यूशन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, सांख्यिकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं आपका गॉटफ्रेड अकेनवाल। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या देखिए, स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू, यानी कि स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का संबंध किससे है, तो आंकड़ों से सांख्यिकी का संबंध होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, इसमें देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। वेल्थ ऑफ पुस्तक के लेखक जो थे वो थे आपके एडम स्मिथ। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जो सम्मक अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार किए जाते हैं वो कहलाते हैं। तो जो सम्मक अनुसंधानकर्ता तैयार करते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी डाटा इनको बोलेंगे हम। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है। तो देखिए पहला जो प्राथमिक आंकड़े हैं ये अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार होते हैं, और द्वितीयक आंकड़े जो है समाचार पत्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे, संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है। तो यहाँ सेंसस मेथड जो है ये किसके लिए उपयुक्त होता है सबसे ज़्यादा, तो विजातीय सम्मक यानी कि हिट्रोजीनियस डाटा के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक अच्छा न्याय दर्शक हमेशा आधारित होता है। तो यहाँ पे न्याय दर्श एक अच्छा न्याय दर्श किस पे आधारित होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका देव निर्दर्शन पर। तो यहाँ पे देव निर्दर्शन जो है इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, आपका आठवां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे, आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो चित्र में प्रदर्शन जो है प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नौवे क्वेश्चन की तरफ। तो नौवा क्वेश्चन देखिए, नौवे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा टैली चिन्ह जो है आवर्ती 8 को दर्शाता है। तो आप जानते हैं पहले हम 1 2 फिर 3 और फिर 4 लिख के 5 से काट देते हैं, फिर वापस से 1 2 3 स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन जो आपका सही है ये 8 को दर्शाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 10वां क्वेश्चन जो है उसको देखिए, इसमें क्या पूछा गया, भारत में जनगणना होती है, सभी को पता है हर 10 साल में होती है। अभी 2021 में होनी थी लेकिन वो नहीं हुई कोरोना काल की वजह से। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 10 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में पूछा गया है आपसे, अपवर्जीय विधि के अंतर्गत जो है क्या होता है, किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं कर सकते हैं करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको आप चेक कर लेना। बाकी ये ऑप्शन आपका सही होता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां देखिए, 12वां क्या पूछा गया आपसे, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है। तो ये जो है आपका वर्ग सीमा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपको करेक्ट कर लेना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 12वें क्वेश्चन का। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य वो हम बता सकते हैं आसानी से कि आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण करना है, यानी कि आंकड़ों का जो है आप क्या करते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर देखिए यहाँ पर, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ डाटा टेबल इज। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होता है, किसी सारणी के मुख्य अंग जो है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, शीर्षक भी है, टिप्पणी भी है और संख्या भी है। तो इनमें से सभी सही है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, ओजाई वक्र को कहा जाता है। ओजाई वक्र को हम कहते हैं सरल आवर्ती वक्र, यानी कि सिंपल फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका नहीं, यहाँ पे आपका संचयी आवर्ती वक्र कहते हैं इसको। इसमें सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। अब आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में है, डायग्राम क्या बताता है। इस तरह का जो सर्किल वाला डायग्राम होता है ये कैसा होता है, तो ये पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कर लीजिए सही, पाई चित्र। इसके बाद में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर में पूछा गया, चित्र में प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है।
तो चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है सरल दंड चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल बार डायग्राम, जो कि हमारा डब्बे जैसा बनता है। हमने कई बार देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि इस तरह का आपका ये ग्राफ बनाया जाता है जो इस तरह का रहता है, एक्स और वाई एक्सिस। और इसके ऊपर आपने कभी कभी क्रिकेट मैच वगैरह आप देखते हो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह की टेबल्स काफ़ी देखने को मिलेंगी आपको, इस तरह से बनी हुई, कोई नीचे कभी ऊपर कभी इस तरह से आपको आंकड़े देखने को वहाँ पे मिलते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो ये जो होता है ना, ये सरल दंड चित्र होता है, और ये जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, आसानी से इसको जो है बनाया जा सकता है, सबकी समझ में भी आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 18 नंबर, मोड इज बेस ऑन। तो मोड किस पे बेस होता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये होता है हिस्टोग्राम पे बेस। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आवर्ती आयत चित्र पर जो है इसका बेस होता है। तो यहाँ पे आवर्ती आयत चित्र जो है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुलक की गणना का आधार है तो आवर्ती आयत चित्र। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसको समझिए। 19 नंबर में है आयत चित्र क्या है। आयत चित्र अभी अभी हमने देखा ये क्या चीज़ होती है। तो आयत चित्र जो है ये आपका द्विविमीय आरेख है, यानी इसमें लेंथ और विड्थ दो चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें अभी अभी आयत चित्र हमने देखा, ये आयत चित्र है, आयत जैसा बना हुआ है ग्राफ, हर बॉक्स आयत बताता है। तो यहाँ पे एक लंबाई भी है और एक चौड़ाई भी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस भी बता रहा है, वाई एक्सिस भी बता रहा है, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, देखिए 20 नंबर में है ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती। तो ग्राफ के द्वारा जो है अंक गणितीय माध्य जो है इनकी गणना नहीं हो सकती, अर्थमेटिक मीन जो है ग्राफ के द्वारा नहीं निकाल सकते। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या आंसर होगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वॉज। तो ब्रिटिश समय के काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो वहाँ पर सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं थी, यानी कि उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था भी थी, ठीक है, अर्ध सीमांतीय अर्थव्यवस्था भी थी, और इसके बाद में आपका जो है विच्छेदित अर्थव्यवस्था भी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो 4 नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच इकोनॉमिक सिस्टम वाज एडॉप्टेड इन इंडिया। तो यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था। तो हमने आर्थिक प्रणाली मिश्रित को अपनाया, जिसमें आपका समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को ही शामिल किया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है 22 में आपका करेक्ट हो जाए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं समाजवादी होती है सामाजिक और सरकारी इसमें नियम चालू होता है, और पूंजीवादी जिसके पास पैसे हैं वो। तो अभी हमारा जो मिश्रित है, हमारा सरकारी भी है और हमारे जिसके पास पूंजी है उसकी भी अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे, इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज टेकन इन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में कराया है। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। स्वतंत्रता हमको मिली थी 1947 में, उसके बाद जो 1951 में हमारी जनगणना शुरू हुई थी। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, इसको फोर्थ ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। इसमें पूछा गया ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। तो ब्रिटिश जब थे भारत में तब अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग था। तो यहाँ पे अहमदाबाद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप, यानी कि कौन जो है नगद फसल का उदाहरण है। तो हम जो एक फसल उगाते हैं कॉटन, है ना, कॉटन जो है आपका कपास, ये नगद फसल, ये उगाई इसलिए जाती है कि ये बेच करके पैसे कमाया जाए। सीधी सीधी बात है, इस कपास का कोई घरेलू यूज़ नहीं है। बाकी धान और गेहूं जो है घरेलू यूज़ में भी आते हैं। इसके बाद आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है महिला नो बिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया। तो यहाँ पर जो है मोला विस का जो औद्योगिक मॉडल है वो कौन से योजना में अपनाया गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड वाले में। यहाँ पर जो है आपका द्वितीय, ये राइट हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें क्या पूछा गया है ये देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम जो है आपकी क्वेश्चन है आपका 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई। तो राष्ट्रीय नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, तो कौन से सन में हुई थी, तो ये हुई थी 1950 में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। हमेशा बताया है नीति आयोग के प्रेसिडेंट जो हो वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, तो हमेशा प्रधानमंत्री ही इसके जो है अध्यक्ष होते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो हमारा आंसर नरेंद्र मोदी हो जाए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है मैंने आपको बता दिया। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और इसमें देखिए
हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ कंट्री गेट्स लाइवहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, तो 2/3 आबादी जो है इस काम में संलग्न है, ठीक है, 2/3। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे आपसे पूछा गया हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई 1966 से 67 के बीच में। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर। इसमें क्या पूछा है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स। तो हरित क्रांति में सम्मिलित किया गया है, क्या क्या किया गया था, तो इसमें उन्नत बीज भी थी, ठीक है, कृषि कृषि के यांत्रिकरण यानी कि कृषि को जो है बहुत ज़्यादा मशीनों से किया गया, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की औसत उपज भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के हिसाब से, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो उपज हुई थी वो गेहूं की हुई थी। व्हीट इज़ द राइट आंसर 32 का। इसके बाद में आपका फोर्थ जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नॉन एज। तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म भी बताया था। विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बोलते हैं हम इसको IBRD, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में टिस्को स्टैंड फॉर, यानी टिस्को का पूर्ण रूप क्या है, तो टिस्को का पूर्ण रूप है टाटा, T से टाटा, I से आयरन, S से स्टील, C से कंपनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CO से कंपनी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं मेरे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हेन वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड। तो नई जो है आपकी औद्योगिक नीति जो है कब आई थी, नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये की गई थी जुलाई 1991 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 36। विच कंपोनेंट वाज इंक्लूडेड इन न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो नई आर्थिक नीति में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या सम्मिलित किया गया, उदारीकरण को भी किया गया था, निजीकरण को भी किया गया, उसके बाद में हमारा जो है वैश्वीकरण को भी किया गया। तो इनमें से सभी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑल ऑफ दीज जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर। एट प्रेजेंट हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर एक्सक्यूबली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो टोटल 2 ही हैं, पहले ज़्यादा थी, ये 8 थी। वर्तमान में जो है भारत में कितने ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। एक परमाणु है आपका, और एक और है आपका परमाणु के अलावा जो परमाणु केंद्र है, और एक रेलवे, ठीक है। ये 2 हो गए आपके, फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे स्मॉल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि लघु उद्योग प्राय स्थापित होते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि लघु उद्योग हाँ, अगर आप बृहत उद्योगों की बात करते हैं तो केवल वो शहरी क्षेत्र में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण और शहरी दोनों हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, दोनों जगह पे होती है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम आपका 39 क्वेश्चन पे। 39 को देखिए, इसमें पूछा गया है इंडियन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो भारत लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है 2 अप्रैल सन 1990 को की गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न जो इस सेट का है, यहाँ पर पूछा क्या गया है ये देख लीजिए। विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है कब किया गया था। WTO का जो गठन है, आपको सभी को मैंने कराया था, मॉडल सेट में भी बहुत सारे मॉडल सेट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडल सेट्स को जरूर पढ़िए आप। 1995 में किया गया था, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आर्ट्स वालों के लिए। और इसको ज़रूर आप वीडियो को एक बार चेक करिए, अपने आंसर्स को मिलाइए, कमेंट कर सकते हैं आपके कितने आंसर्स सही हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में, अगर आप जाते हैं तो। आपके सेकंड टर्म की तैयारी शुरू होने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सेकंड टर्म में आपको लिखना होगा। फर्स्ट टर्म में तो केवल आपको ऑब्जेक्टिव्स करने थे, अभी सेकंड टर्म जब आएगा तो उसमें आपको लिखना होगा। इसी महीने के बाद में आपका शुरू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।